और वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल प्रेजेंट है। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम मेरे फिर से एक नए सेशन में, ये जो सेशन है LL.B फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेशन है। उनका एक सब्जेक्ट है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। इस सेशन में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं, उनका रिवीजन और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम सेशन देख रहे हैं, आप एक बार अपना सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, उसके बाद धीरे-धीरे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ लीगल रिप्रेजेंटेटिव? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? ऐसा कोई भी पर्सन जो कि डिसीज्ड हो गया, अब वो नहीं रहा है, तो उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी को कौन टेक ओवर करने वाला है? उसकी प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा? उसके जितने भी केसेस पेंडिंग हैं या फिर ऑनगोइंग केसेस हैं कोर्ट में, उसको कौन डिफेंड करेगा या फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन लेगा? तो उसी पर्सन को बोलते हैं। किसी मरने के बाद अगर कोई पर्सन अपॉइंट होता है या रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, असेट्स को और उसकी लायबिलिटीज को, उसी को कहते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक पर्सन होता है जो रिप्रेजेंट करता है स्टेट। स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी और लीगल राइट ऑफ अ डिसीज पर्सन, जो पर्सन मर गया है। आफ्टर द पर्सन डेथ अगर कोई लीगल एक्शन इन्वॉल्व है प्रॉपर्टी में, लाइबिलिटी में या फिर ऑब्लिगेशन कुछ है, जो पर्सन मर चुका है, तो वो सब कुछ कौन बॉर्न करेगा? जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ या फिर मेरे बच्चे मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव बने। सेक्शन 211 टू सबसेक्शन 11 बात करता है सीपीसी 1908 का, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिफाइन करता है। सिंपल सा डेफिनेशन है, आप एक बार पढ़ लीजिए। ऐसा कोई भी पर्सन जो कोई लॉफुली रिप्रेजेंट कर रहा है डिसीज पर्सन को, जो कि वो इंटरमेडल मतलब होता है इंटर कनेक्शन जिसके बीच में, उस डिसीज पर्सन के बीच में और उसकी प्रॉपर्टी के बीच में। ठीक है, व्हेन अ पर्सन डाइज समवन मस्ट टेक द चार्ज ऑफ द प्रॉपर्टी। मैंने बोला अगर कोई पर्सन जा रहा है, कोई पर्सन जाता है, या तो उसकी असेट्स होती है उसकी बैलेंस शीट में, या तो लायबिलिटी होगी, दोनों चीज होगी। असेट्स एंड बैलेंस, अगर आपको असेट्स किसी का टेक ओवर कर रहे हो तो आपको उसकी लायबिलिटीज भी टेक ओवर करना पड़ेगा। तो कोई पर्सन जा रहा है तो उसकी असेट्स एंड लायबिलिटीज को कौन टेक ओवर करेगा? वही पर्सन क्या कहलाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन बन सकता है? सपोज मैं विल बना के जा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी होगा वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, इस पर्सन को दे दिया जाएगा, और मेरे जो प्रॉपर्टी बच जाएगी उसको मेंटेनेंस, उसको टेक केयर कौन करेगा? एक पर्सन को मैं अपॉइंट करके जा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में विल बना के जा रहा हूँ। तो एग्जीक्यूटर भी हो सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है। अगर एग्जीक्यूटर नहीं है तो कोर्ट अपॉइंट करेगा, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाएगा। मेरे हायर हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरी पत्नी हो सकती है। एनीवन हैंडलिंग और इंटरफेयरिंग विद द डिसीज स्टेट। एग्जांपल दिया, मिस्टर एक्स अगर मर जाते हैं एंड ही वाज पार्टी टू द सिविल सूट, किसी सिविल सूट में वो पार्टी टू द केस थे, उनके सन या फिर उसकी वाइफ और पर्सन जो कि मैनेज कर रहे थे उनकी प्रॉपर्टी, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गए। एक इंपॉर्टेंट केस लॉ भी है, कस्तूरी वर्सेस एम पेरुमल। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि पर्सन इंटरमेडलिंग विद स्टेट, स्टेट के साथ प्रॉपर्टी के साथ जो भी किसी पर्सन के साथ कनेक्शन है विदाउट द फॉर्मल अथॉरिटी, अगर कोई फॉर्मल अथॉरिटी भी नहीं है, कैन बी कंसिडर्ड एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा। एक और केस लॉ है, कस्टोडियन ऑफ द ब्रांच बैंको नेशनल अल्ट्रा मैरिनो वर्सेस नलिनी बाई नाइक। लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जो डेफिनेशन है वो लिमिटेड नहीं है, बहुत ही नैरो डेफिनेशन नहीं है, बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ठीक है, तो कोई पर्सन अगर किसी प्रॉपर्टी का टेक केयर भी कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, तो उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 डील्स विद द फॉरेन जजमेंट। फॉरेन जजमेंट मतलब ऐसी जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट ने दी है, ऐसा कोर्ट जिसपे इंडियन लॉ अप्लाई नहीं होता है, मतलब फॉरेन कंट्रीज की कोई कोर्ट है, उन्होंने कोई जजमेंट दी, उसे कहते हैं फॉरेन जजमेंट। कोई भी डिग्री या फिर डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट आउटसाइड द इंडिया। सेक्शन 26 बताता है ऑफ सीपीसी किसके बारे में? फॉरेन जजमेंट के बारे में। फॉरेन जजमेंट मतलब ऐसा कोई भी जजमेंट जो कि फॉरेन कोर्ट ने दिया है। ठीक है, मतलब वो इंडियन कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन में या फिर इंडियन लॉ की ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ऐसा कोई भी कोर्ट। जस्ट बिकॉज द जजमेंट इज गिवन बाय द फॉरेन कोर्ट डजंट मीन इट्स ऑटोमेटिकली वैलिड। अगर कोई जजमेंट फॉरेन कोर्ट ने दिया है या फिर फॉरेन में किसी कोई जजमेंट दिया, अगर उसको आपको इंडिया में अप्लाई करना है, इंडिया में उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो वो एज सिंपल एज रिकॉग्नाइज नहीं होगा। जो कंडीशंस हैं इंडियन लॉ की उसको कंप्लाई कर रहा है तो ही उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, एप्लीकेबल किया जाएगा, ऑटोमेटिकली वैलिड नहीं होगा। सर्टेन कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड टू रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स इन इंडिया। सेक्शन 13 बताता है कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे जो फॉरेन जजमेंट है वो इंडिया में अप्लाई नहीं हो। ठीक है, अगर वहां की किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में हो रह के कोई ऑर्डर पास किया है, कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में ऑर्डर पास नहीं किया है, ठीक है,
कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो भी जजमेंट पास हुआ है फॉरेन कोर्ट में, वो मेरिट के बेसिस पे डिसाइड नहीं हुआ था, जनरली ओपिनियन हो गया था, ओपिनियन दिया था कोर्ट ने, उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंडियन लॉ का जो व्यू पॉइंट था उन्होंने कंसिडर नहीं किया या फिर इनकरेक्ट व्यू पॉइंट कंसिडर किया, तो भी उसको हम फॉरेन जजमेंट को इंडिया में एप्लीकेबल नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, उसको वायलेशन के साथ अगर कोई जजमेंट पास हुआ फॉरेन जजमेंट, उसको भी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। फ्रॉड के थ्रू कोई जजमेंट पास हुआ, उसको भी एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ऐसा कोई भी जजमेंट है जो इंडियन लॉ में किसी ब्रीच करता है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, उसकी जजमेंट अगर हम इंडिया में अप्लाई करते हैं, तो इस फॉरेन जजमेंट अगर हम इंडिया में अप्लाई करते हैं, तो ऐसा रिजल्ट आता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है या फिर इंडियन लॉ का ब्रीच हो रहा है, तो उसको भी हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे। रिकॉग्निशन एंड एक्जीक्यूशन, इफ अ कंट्री इज अ रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी, रेसिप्रोकेटरी टेरिटरी मतलब हमारा उस कंट्री के साथ कोई अग्रीमेंट है कि हम आपकी कंट्री क्या करेंगे, आपकी जजमेंट है उनको फॉलो करेंगे या फिर वो हमारी जजमेंट को फॉलो करेंगे। रेसिप्रोकेटिंग मतलब होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से डिपेंडेंट होना, ठीक है? या फिर उन्होंने कुछ टाई अप किया हुआ है पहले से कि हम आपकी लॉज़ को फॉलो करेंगे और आप भी हमारे लॉज़ को फॉलो करेंगे। अगर कंट्री रेसिप्रोकेटरी है, तो जजमेंट कैन बी डायरेक्टली एनफोर्स अंडर सेक्शन 44 ए ऑफ सीपीसी। अगर नहीं है, तो फ्रेश सूट फाइल करना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। केस को देख लेते हैं, सत्या वर्सेस तेजा सिंह बताया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि फॉरेन जजमेंट अगर फ्रॉड के थ्रू या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया है, तो उसको कॉन्क्लूसिव नहीं है सेक्शन 13, तो उसको फॉरेन जजमेंट इंडिया में एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। आर विश्वनाथन वर्सेस रुकन उल मुल्क सईद अब्दुल वाजिद की जजमेंट है, फॉरेन जजमेंट मस्ट बी टेस्टेड इंडियन लीगल स्टेटस, इंडियन लीगल्स की कोर्ट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको कंप्लाई करने के बाद ही आपको जो फॉरेन जजमेंट है उसको इंडिया में एप्लीकेबल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज मेसन प्रॉफिट, डिफाइन द मेसन प्रॉफिट विद एग्जांपल। मेसन प्रॉफिट मतलब कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो कि आपको मिल सकता था, आपका ही प्रॉफिट, लीगली राइट था आपका, आपका ही प्रॉफिट था, आपको मिल सकता था, बट किसी कारणवश नहीं मिला, तो वो आप कोर्ट से क्लेम कर सकते हो। सपोज आपने किसी को प्रॉपर्टी रेंट पे दी, 1 महीने का उसने आपको रेंट दिया एडवांस, 1 महीना वो रहा, उसके बाद 1 महीने रहने के बाद वो 2 महीने नेक्स्ट मंथ भी रहा, बट नेक्स्ट मंथ की आपको रेंट उसने नहीं दिया, तो आपका जो 1 मंथ का जो रेंट है आपको जो नहीं मिला, जो मिल सकता था, लीगली रिकवरेबल डेट था, मिल सकता था, ठीक है? आप उसको क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाते हो, कोर्ट आपको वो रेंट दिलवा देता है, ठीक है? ऐसे कंपनसेशन को हम बोलते हैं मेसन प्रॉफिट जो कि राइटफुल या फिर अ, ऐसे कंपनसेशन बोलते हैं क्या, मेसन प्रॉफिट जो कि राइटफुल ओनर क्लेम कर सकता है, ठीक है? सेक्शन 212 ऑफ सीपीसी डिफाइन करता है मेसन प्रॉफिट का मतलब मींस दोस प्रॉफिट व्हिच द पर्सन इज रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, ठीक है? इफ समवन illegally occupy a property, they may earn the rent or benefit from it, the real owner has suffered the loss of meson profit or amount payable to the owner, ठीक है? 1 महीने तक का, 1 महीने का उसने मेरे को रेंट दिया एडवांस, 1 महीने रहा, फिर नेक्स्ट मंथ तक भी रहा और उसका रेंट नहीं दिया, बट उसका रेंट तो मैं अर्न कर सकता था ना, मेरे को लॉस हुआ 1 महीने का, तो मैं कोर्ट से कंपनसेशन मांग सकता हूँ, उसी को कहते हैं मेसन प्रॉफिट। ये पनिशमेंट नहीं है, एक कंपनसेशन है, एप्लीकेबल तभी होगा जब आपका लीगली रिकवरेबल डेट होगा, ठीक है? नॉट नॉट अ लीगली एंटाइटल्ड टू पोजीशन। पर्सन जो ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी में रह रहा था, जो टेनेंट था, वो लीगली नहीं एंटाइटल्ड नहीं था, ठीक है? पर्सन नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू पोजीशन एंड द रियल ओनर सफर्ड अ फाइनेंशियल लॉस, रियल ओनर को जो फाइनेंशियल लॉस सफर्ड हुआ, इंक्लूड द रेंट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड बिजनेस प्रॉफिट, बट डज नॉट इंक्लूड द इंटरेस्ट और डैमेजेस अनलेस स्पेसिफिकली क्लेम्ड। अगर पहले से मेंशन किया हुआ है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया आप देख सकते हैं। इसमें देख लेते हैं, फतेह चंद वर्सेस बालकृष्ण दास। बताया गया कि कंपनसेशन मस्ट बी रीजनेबल होना चाहिए। पैसिव प्रॉफिट अगर आप कोर्ट से क्लेम कर रहे हो, तो वो रीजनेबल होना चाहिए और एक्चुअल होना चाहिए, कोई आप ओवर वैल्यूड करके आप मैसिव प्रॉफिट क्लेम नहीं कर सकते। एमसी अग्रवाल एचयूएफ वर्सेस सारा इंडिया के केसेस में बताया, मैसिव प्रॉफिट मस्ट रिफ्लेक्ट द एक्चुअल बेनिफिट, जो एक्चुअल बेनिफिट उसको मिला है, ठीक है, उससे रिफ्लेक्ट होना चाहिए। हु इज इंडिजेंट पर्सन क्या होता है? इंडिजेंट पर्सन को मैं फाइनेंशियली इनकैपेबल पर्सन भी बोल सकता हूँ, जिसके पास फाइनेंशियली इतना वो स्ट्रांग नहीं है कि वो कोर्ट में केस फाइल करे और कोर्ट की जो कोर्ट फीस है केस फाइल करने के प्लेन के साथ आपको सबमिट करना होता है, वो नहीं दे सकता है, वो इतना फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है, उस पर्सन को बोलेंगे इंडिजेंट पर्सन। तो ऐसा कोई भी पर्सन अगर जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं है, जो कोर्ट की फीस पे नहीं कर सकता प्लेंट के साथ, प्लेंट एप्लीकेशन के साथ, तो क्या वो केस फाइल नहीं कर सकता है क्या? तो एक एक तरफ तो नेचुरल जस्टिस ये बोलता है कि कोई भी पर्सन अनहर्ड नहीं रहना चाहिए, किसी को भी बिना सुने नहीं रहा जाएगा, सबको केस फाइल करने का अधिकार है, सबको जस्टिस का अधिकार है। तो ऐसा कोई पर्सन जो इंडिजेंट है, जो फाइनेंशियल कैपेबल नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है केस फाइल करने का, क्या वो केस फाइल नहीं कर सकता क्या?
तो बिल्कुल कर सकता है। हु इज़ इंडिजेंट पर्सन, हाउ कैन अ सूट बी फाइल्ड बाय द इंडिजेंट पर्सन, कैसे सूट फाइल कर सकता है? इंडिजेंट पर्सन मतलब हु डज़ नॉट हैव अ सफिशिएंट अमाउंट नहीं है पे करने के लिए, कोर्ट का फी पे करने के लिए सूट के टाइम में या अपील के टाइम में फाइनेंशियली इनकैपेबल है। ऑर्डर 32 रूल 1 ऑफ सीपीसी 1908 बात करता है इंडिजेंट पर्सन के पास, जिसके पास डज़ नॉट पोजेस अ सफिशिएंट मीन्स टू पे कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। ठीक है? अ, कौन क्लैरिफाई किया हुआ है कि इंडिजेंट पर्सन कौन है? ऐसा कोई भी पर्सन जो कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है, टोटल प्रॉपर्टी का जो वर्थ है वो ₹1000 से ज़्यादा नहीं, वो पर्सन इंडिजेंट है। और अगर वो अपील फाइल कर रहा है, अपील के केस में, अपीलेंट प्रोसीडिंग के केस में चेक किया जाएगा उसके पास सफिशिएंट ही द वेदर पर्सन हैड सफिशिएंट मीन्स एट द टाइम ऑफ अपील, उसके पास सफिशिएंट मीन्स रिसोर्सेस है अपील फाइल करने का या नहीं। सॉरी, हम इंडिजेंट पर्सन, ऐसा कोई भी पर्सन जो कि इनकैपेबल है, फाइनेंशियली इनकैपेबल, उसको क्यों अलाउ कर रहे हैं कि वो सूट फाइल करे? उसके पास पैसा नहीं है, बिना वो पैसा हम उसको कह रहे हैं हाँ, आप सूट फाइल कर सकते हो। आप एक डिक्लेरेशन दे देना, प्लेन एप्लीकेशन जब फाइल करोगे या फिर अपील प्रेफर्ड करोगे, तो आप उस टाइम पे जो भी आपकी अपील बनेगी या फिर प्लेन बनाया जाएगा, उसमें लिखा जाएगा कि मैं एक इंडिजेंट पर्सन हूँ, मैं इनकैपेबल हूँ, फाइनेंशियली कोर्ट की फीस पे नहीं कर सकता। तो उसको क्यों अलाउ कर रहे हैं? बट इट प्रमोट द इक्वल एक्सेस टू द जस्टिस एंड रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल दैट कोर्ट आर ओपन टू ऑल। I'm sorry. Procedure to file a suit for the indigent persons. Rule Order 33 of CPC and Order 33 of CPC सूट के टाइम पे बात करता है। कोई भी ऐसा पर्सन जो सूट फाइल करना चाहता है, केस फाइल करना चाहता है बिफोर द कोर्ट, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? फाइनेंशियल इनकैपेबल पर्सन के लिए। ऑर्डर 44 बात करते हैं कोई पर्सन जो अपील प्रेफर्ड करना चाहता है बिफोर द हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, हायर कोर्ट बोल रहा हूँ। 44 ऑफ द सीपीसी, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? ठीक है, स्टेप देख लेते हैं एक बार। ऑर्डर 33 और 44 याद रखना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंडिजेंट पर्सन का, तो कोशिश करिएगा, आपको अगर सेक्शन नंबर, ऑर्डर, रूल अगर याद नहीं होते हैं तो लोड लेने की जरूरत नहीं है, याद ये अगर होते हैं तो वेल बहुत अच्छी बात है, होते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं होते तो नो इशू। आप प्रोविजन को अच्छे से पढ़िए और उसको लिख आइए। पहला आप एप्लीकेशन पहले क्या करोगे? आप सूट फाइल करोगे, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है पिटिशन फाइल करेगा और प्लेंट बनाएगा, प्लेंट में लिखा जाएगा फैक्ट, जो भी उसकी प्रॉब्लम होगी, जो भी उसको रिलीफ क्लेम करना होगा बिफोर द कोर्ट, सारा कुछ लिखा जाएगा। कंटेंट ऑफ पिटिशन लिखा जाएगा और एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेंट, द कोर्ट में एग्जामिन द पर्सन और अथराइज समवन टू इंक्वायर, ऑथराइज कर सकता है या फिर इंक्वायर कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन सच में इंडेंजर्ड है कि नहीं, और वो प्लेन पे लिख के देगा ये बात कि मैं इंडिजिट पर्सन हूँ, मेरे पास कोर्ट फीस पे करने के लिए पैसा नहीं है, प्लीज मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है उस इंडिजेंट पर्सन की एप्लीकेशन को। ऑन 33 रूल 5 बताता है कि पर्सन इंडिजेंट नहीं था एक्चुअली में, ठीक है, और इट इज नॉट फ्रेम्ड और प्रेजेंटेड एज इट। इंडिजेंट पर्सन को जैसे प्रेजेंट करना चाहिए था, फ्रेम करना चाहिए था, वैसे उसने फ्रेम नहीं किया और वो एक्चुअल में इंडिजेंट पर्सन नहीं है। उसने कॉज ऑफ एक्शन को उसमें नहीं लिखा है अपने प्लेंट में, तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। सिंपल रूल जो कहता है ना प्लेडिंग का, वो ये बोलता है, प्लेंट में भी ये बोलता है, प्लेंट का जो सिंपल रूल है वो ये बोलता है कि आपको जब आप प्लेंट फाइल करोगे, ठीक है, तो आपको कॉज ऑफ एक्शन देना ज़रूरी है। कॉज ऑफ एक्शन अगर नहीं दोगे तो कोर्ट वैसे ही आपका रिजेक्ट कर देगा। जब आपका कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, सामने वाले पर्सन को बोल रहे हो कि कोर्ट को बोल रहे हो कि माय लॉर्ड मेरे को इससे प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम ही नहीं बता रहे हो। माय लॉर्ड मुझे इससे प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम बताओ क्या इंसिडेंट हुआ आपके साथ। तो कॉज ऑफ एक्शन अगर आप नहीं बताओगे तो आपको जो प्लेंट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वैसे इंडिजेंट पर्सन के केस में सेम है, अगर कॉज ऑफ एक्शन उसने मेंशन नहीं किया तो वो भी क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा उसकी इंडिजेंट एप्लीकेशन। ठीक है? और इंडिजेंट पर्सन ने कोई ऐसे फ्रॉडलेंट एग्रीमेंट में एंटर हो गया ताकि अपने आप को एज अ इंडिजेंट शो कर सके। हाँ, अगर एक बार अगर आप एक इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे ये है कि एक बार अगर इंडिजेंट पर्सन ने एप्लीकेशन फाइल कर दी बिफोर द कोर्ट, और बिफोर द कोर्ट अगर कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट कर लिया एज अ इंडिजेंट पर्सन, और बाद में कभी कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन के पास अब एक सफिशिएंट अमाउंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ चुका है, इतना आ चुका है कि वो कोर्ट की फीस पे कर सकता है, तो कोर्ट उसको डायरेक्ट कर सकता है कि आप अब कोर्ट की फीस पे कर दीजिए। ठीक है? इंक्वायरी एंड डिसीजन, इफ अ कोर्ट फाइंड्स द पर्सन इंडिजेंट इट अलाउ द सूट विदाउट द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस, बिल्कुल अलाउ कर सकता है। Withdrawal of status, if at any time during the suit a person acquire the means to pay the court fee, the court may direct them to pay the fees. Same चीज। केस को देख लेते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खादी इंटरनेशनल में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था पॉवर्टी शुड नॉट बी अ ग्राउंड, पॉवर्टी ग्राउंड नहीं बनना चाहिए इनजस्टिस के लिए, फिर डिनाई द जस्टिस के लिए। ठीक है? मथाई एम पाई केडे वर्सेस सी के एंथनी, हु कैन मेंटेन अ, एक ऐसा कोई भी पर्सन जो कि रीजनेबल लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकता है, तो उसको इंडिजेंट पर्सन कंसीडर नहीं किया जाएगा। इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड फॉर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 1963 लिमिटेशन एक्ट जो हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, और इसमें से कुछ सेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आप इसको पूरा एक लिमिटेशन एक्ट का सेशन में एक कंसीडर करने वाला हूँ, और एक पूरा लिमिटेशन एक्ट जो है कंप्लीट सेक्शन एंड सब सेक्शन पूरा मैं
एक सेशन लेके आने वाला हूँ बिल्कुल, बहुत जल्दी। इफेक्ट ऑफ द फ्रॉड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्यों ज़रूरी है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन इसलिए जैसे ही आपका कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ होता है, कॉज़ ऑफ एक्शन के बाद आपके पास कुछ टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में आप बिफोर द कोर्ट जाकर आप अपनी जो कॉज़ ऑफ एक्शन है उसको बता के आप जो भी रिलीफ या कंपनसेशन आप माँग सकते हो। बट अगर फ्रॉड का केस है, ठीक है? अगर फ्रॉड का केस है तो उस केस में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, उस पे क्या इफेक्ट होगा? सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, ठीक है? प्रॉपर्टी के मैटर में ये बोलते हैं कि आपके पास जो भी जितना भी टाइम पीरियड है, उस टाइम पे केस फाइल करने का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपको केस फाइल करना होता है। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली ये बोलता है कि जब भी आपका कॉज़ ऑफ एक्शन अराइज़ होता है, प्रॉब्लम आपकी अराइज़ होती है, इश्यू जब भी आपका अराइज़ होता है, उससे कुछ टाइम पीरियड में 3 साल या 20 साल जो भी टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में आपको 7 साल जो भी हर केस में रेगुलर टाइम पीरियड मैं यहाँ पे टाइम पीरियड डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उस टाइम पीरियड में अगर आपने केस फाइल नहीं किया, तो उसके बाद अगर आप कोर्ट में जाते हो, तो कोर्ट आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है? जो पर्सन खुद ही रैशनल नहीं है, डिलिजेंट नहीं है, लेज़ीनेस को तो कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो उस पीरियड के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। फ्रॉड इसी को बोलते हैं लिमिटेशन पीरियड। फ्रॉड का लिमिटेशन पीरियड के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है? फ्रॉड सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, अगर प्रॉपर्टी में कुछ आपके साथ गलत होता है, तो आप केस फाइल कर सकते हैं बिफोर द कोर्ट। ठीक है? अगर आपने जो प्रॉपर्टी परचेज़ की और आपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, आपने डॉक्यूमेंट्स साइन हो गए आपके डॉक्यूमेंट और आपको जो फ्रॉड के बारे में पता हुआ कि आपकी जो प्रॉपर्टी परचेज़ हुई है, वो फ़ॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू हुई है। जो डॉक्यूमेंट्स थे वो बहुत ही वेग थे, फ़ॉर्ज बनाए हुए थे, बट आपने उसको प्रॉपर रीडिंग नहीं की या फिर उस टाइम आपको नहीं लगा। बाद में आपको पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट्स मैंने 5 साल पहले जो मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज़ की थी, वो प्रॉपर्टी को मैं अब सेल करना चाहता हूँ 5 साल बाद, तो मुझे लगता है कि जो पेपर्स बनाए गए थे, डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे प्रॉपर्टी के, वो सारे फ़ॉर्ज्ड थे, नकली डॉक्यूमेंट्स। तो आपका लिमिटेशन पीरियड तो वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था ना, जहाँ पे आपको कॉज़ ऑफ एक्शन राइज़ हो, बट आपको तो उस टाइम पे पता ही नहीं था। फ्रॉड तो आपको 5 साल बाद पता चला है। तो 5 साल से बाद जब जिस दिन आपका फ्रॉड पता चलेगा ना, उस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रॉड का इफ़ेक्ट ये बोलता है कि फ्रॉड एक तरीके से जो लिमिटेशन पीरियड है, उसको नलिफ़ाई कर देता है। क्या करता है? नलिफ़ाई कर देता है, हटा देता है। जहाँ से फ्रॉड स्टार्ट हुआ, वहाँ से फिर आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट है ऑन द फ्रॉड लिमिटेशन एक बार देख लेते हैं। 1963 प्रिस्क्राइब करता है टाइम लिमिट फॉर द सूट अपील एप्लीकेशन के लिए। फ्रॉड क्या करता है? स्टॉप कर देता है, लिमिटेशन पीरियड को रोक देता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम फाइलिंग अ सूट और अवेयर हिज राइट टू डू द फ्रॉड। द टाइम लिमिट टू फाइल अ सूट स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवर, जैसे जिस दिन आपका फ्रॉड डिस्कवर हुआ उसी दिन आप क्या करोगे, आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 गवर्न करता है प्रिंसिपल को, वेदर अ सूट application is based on the fraud, the limitation period shall not begin to run until the plaintiff has discovered the fraud or could have discovered the fraud। ठीक है, तो सेम चीज वही लिखी हुई है। सेक्शन 17 की कुछ कंडीशंस है, एक्चुअल फ्रॉड कमिट हुआ है आपके साथ एंड प्लेंटिफ शुड हैव, प्लेंटिफ को मिसलीड किया गया, डिसीज किया गया और देयर शुड बी नेग्लिजेंस ऑन द प्लेंटिफ, देयर शुड नो नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए प्लेंटिफ के पार्ट में। ठीक है, एग्जांपल में सेम एग्जांपल मैंने जो बताया वही वाला एग्जांपल यहाँ पे लिखा है। मिस्टर ए ने एक पीस ऑफ लैंड मिस्टर बी को सेल किया फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू 2015 में एंड मिस्टर सी जो कि रियल ओनर था डिस्कवर किया फ्रॉड इन 2020। तो 2020-15 में प्रॉपर्टी सेल हुआ, 2020 में पता चला, 2020 से आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। पी राधाबाई वर्सेस पी अशोक कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो फ्रॉड है पीरियड ऑफ लिमिटेशन को नलिफाई करता है। स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस केसी पटनायक, फ्रॉड अनरिवील, जिस टाइम पे फ्रॉड रिवील होता है वहां से आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। व्हाट आर द बेसिक रूल ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मतलब होता है जो भी आप प्लेंट फाइल करते हो, प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है और डिफेंडेंट अपने आप को डिफेंड करता है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू या रिटर्न एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के थ्रू। तो उसका क्या रूल है? प्लेटिंग का रूल क्या है? प्लेटिंग का सिंपल सा रूल है। जनरल प्लेट के बारे में बात कर रहे हैं हम। प्लेटिंग ये बोलता है कि जो भी आप प्लेन फाइल कर रहे हो उसमें सबसे मेन ये है कि आपका क्लियर कंसाइज होना चाहिए। आप कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फिर कम इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। प्लेटिंग में रिटन स्टेटमेंट ऑफ अ फैक्ट फाइल्ड बाय द बोथ द पार्टीज इन द लॉ। प्लेंटिफ प्लेन फाइल करता है एंड डिफेंडेंट रिप्लाई फाइल करता है रिटन स्टेटमेंट के थ्रू। रेलेवेंट प्रोविजन के ऑर्डर 6 बात करते हैं सीपीसी का प्लेटिंग के बारे में एंड ऑर्डर 6 रूल 17 बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्लेटिंग के बारे में। अमेंडमेंट ऑफ प्लेटिंग जनरली अवेलेबल नहीं होता, बट कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे आप अमेंडमेंट कर सकते हैं अपने प्लेटिंग में। प्लेटिंग का बेसिक रूल क्या है? आप जो भी प्लीड कर रहे हो बिफोर द कोर्ट, आप सबसे पहले फैक्ट बताओगे। ठीक है, फैक्ट जो होना चाहिए मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। आप लॉ नहीं बताओगे, कानून नहीं बताओगे, ठीक है, कि इस कानून में ऐसा लिखा हुआ है, इस तरीके से मेरे को ये जजमेंट मिलनी चाहिए। आप एडवोकेट हो, जज नहीं हो, पहली बात तो। ठीक है, एडवोकेसी भी खुद कर रहे हो, जजमेंट भी खुद ही कर रहे हो, तो फिर आप खुद ही कर लो ना। फिर सामने वाला पर्सन जो जज बैठा हुआ है वो क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, तो आप पहली बात फैक्ट बताओगे।
फैक्ट जो होना चाहिए मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। एविडेंस प्लेंट में कभी भी हम एविडेंस नहीं देते हैं, स्टार्टिंग में कभी एविडेंस देते हैं, सिंपल फैक्ट बताओ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से जो कोर्ट है जो जज है वो अपने हिसाब से जजमेंट देगा। ठीक है, प्रीडिंग मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, फैक्ट जो होना चाहिए मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, कोई भी लॉ नहीं होना चाहिए, ओनली द फैक्ट मेंशन होना चाहिए, कंसाइज एंड क्लियर होना चाहिए, सेपरेट फैक्ट फॉर द सेपरेट पैराग्राफ में मेंशन होना चाहिए, एंड फैक्ट जो होना पॉजिटिव होना चाहिए, कोई एविडेंस आप साथ में नहीं दोगे। तो ये तो बेसिक रीडिंग का रूल है। ठीक है, सिंपल सा फैक्ट मेंशन करेंगे, फैक्ट मटेरियल फैक्ट मेंशन करेंगे, लॉ मेंशन नहीं करेंगे, एविडेंस मेंशन नहीं करेंगे, क्लियर कंसाइज होना चाहिए, पैराग्राफ के फॉर्म में होना चाहिए। सॉरी। ठीक है, pleading sets the boundary of the case and help the court to opposite the party to understand the exact dispute and ensure the fair trial. Order 6 Rule 17 बात करता है पार्टी में amend its pleading with the permission of the court के permission से amend कर सकता है। ठीक है, कब कब amend कर सकता है देख लेते हैं एक बार। To determine the real question in controversy को determine करने के लिए and does not cause injustice to other party को injustice नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ही आप pleading को change करो। If amendment necessary है to complete the justice बिल्कुल करो and before the trial begin generally। ठीक है, अगर आप लीड करके न्यू कॉज़ ऑफ एक्शन लेके आ रहे हो तो अलाउड नहीं किया जाएगा। इनऑर्डिनेट डिले बहुत ज़्यादा है या फिर आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो प्लीडिंग में चेंज करके, तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और जो ओरिजिनल सूट का जो नेचर था, फ्रॉड का नेचर को आप चेंज करके थेफ्ट बना रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। केस लो राजकुमार गोरावर वर्सेस एसके सरवागी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। सुप्रीम कोर्ट ने बताया द ऑब्जेक्ट ऑफ द अमेंडमेंट इज टू अलाउ द बोथ द पार्टी। अमेंडमेंट का ये मतलब होता है कि दोनों पार्टी एक लेवल पे आ जाए, दोनों का जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ आए कि हाँ जो केस है एक्चुअल में किस बारे में है। बोथ द पार्टी स्टेट देयर केस फुली एंड प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन। लिटिगेशन की मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, एक ही केस को आप बार बार घुमा फिरा के प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेवा जीतू बिल्डर्स वर्सेस नारायण स्वामी। इसमें बताया गया अमेंडमेंट का टेस्ट के बारे में बताया, कंडीशंस बताई कि वेदर इट इज नेसेसरी फॉर द डिटरमाइनिंग द रियल इशू एंड वेदर इट इज कॉज इनजस्टिस। तो नहीं है, चेक करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज सेट ऑफ क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द लीगल सेटअप एंड इक्विटल सेटअप। इक्विटल सेटअप जो है ना सीपीसी में डिफाइन नहीं है, वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस या फिर गुड कंसाइज के ऊपर डिपेंड करता है, नेचुरल प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेटअप देख लेते हैं, सेटअप मतलब एक डिफेंस है। पहली बात तो सेटअप जो है डिफेंडेंट को मिलता है। प्लेंटिफ ने प्लेंट फाइल किया, बोला कि मैं डिफेंडेंट सामने वाले पर्सन से 10,000 रुपए क्लेम कर सकता हूँ, क्लेम करता हूँ। सामने वाला पर्सन डिफेंस देता है, बोलता है कि हाँ ये पर्सन मेरे से 10,000 रुपए क्लेम करता है, बदले में मैं भी इससे 7,000 रुपए क्लेम करता हूँ, मतलब जो नेट अमाउंट है 3,000 मैं वही पे करूंगा। डिफेंडेंट ऐसा बोलता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेट ऑफ। एक डिफेंस होता है किसके पास, डिपेंडेंट के पास। सेट ऑफ एक डिफेंस अवेलेबल टू डिपेंडेंट इन अ सिविल सूट इफ अ plaintiff ने केस फाइल किया to recover the certain amount of money, the defendant also claim the money against the plaintiff, he can adjust the claim, क्लेम को एडजस्ट कर सकता है। ऑर्डर 6 रूल्स, ऑर्डर 8 रूल 6 ऑफ द सीपीसी 1908 सेटअप के बारे में बात करता है। सेटअप दो टाइप के होते हैं लीगल सेटअप। लीगल सेटअप मतलब आपके पास लीगल राइट है उस क्लेम को रिकवर करने का, और जो अमाउंट है वो असर्टेन्ड है। असर्टेन्ड मतलब कैलकुलेटेड अमाउंट है, और जो आपके पास लीगल राइट है उसको क्लेम करने का, उसे कहते हैं लीगल। अब वो सच राइट है, आपको लॉ में लिखा हुआ है और सीपीसी में भी डिफाइंड है। ऑर्डर 8 रूल 6 बताता है एंड मस्ट जो भी कंडीशन आपको फुलफिल करनी है सच राइट अंडर द सीपीसी। जो इक्विटी सेटअप है, राइट बेस्ड ऑन द फेयरनेस एंड इक्विटी पे डिपेंड करता है। अमाउंट जो होता है वो कैलकुलेटेड नहीं होता, सीपीसी में डिफाइंड नहीं है। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी है कि कोर्ट दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। ठीक है, बट जो लीगल सेटअप है कोर्ट को देना ही पड़ेगा क्योंकि आपका राइट बनता है। Legal setup is specially provided under the CPSC. Defendant can claim the legal setup only if there is the following conditions resolved. Money recoverable, legally recoverable debt है और certain money, money मतलब calculated है, proper पता है कितना amount recover करना है। Mutual dealing थी दोनों पार्टी के बीच में और legally recoverable है, बार बार चीज बोल रहा हूँ। And this is not a written equitable setup जो है CPC में written नहीं, recognize नहीं करता कोर्ट, बट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, जो इक्विटी का प्रिंसिपल है कि हाँ बंदे के साथ गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, गुड कंसाइज का जो प्रिंसिपल है, उसके बेसिस पे हम इसको कंसिडर करते हैं इक्विटल सेटअप को। सपोज मैं एक लैंडलॉर्ड हूँ, मेरा जो टेनेंट है वो, हाँ लिखा हुआ है, इफ ए ने बी के ऊपर केस किया कि हाउस रेंट, ए ने बी के ऊपर केस किया कि बी ने मेरे को हाउस रेंट नहीं दिया, तो बी भी कोर्ट में बोल रहा है कि माय लॉर्ड मैं हाउस रेंट इसका 10,000 बनता है, बट मैंने कुछ ना मेंटेनेंस किया, कुछ रिपेयर वगैरह करवाया, कुछ डैमेज थी इसकी प्रॉपर्टी उसको रिपेयर करवाया, उसमें मेरे को कुछ 5,000 रुपये खर्चा है, तो मैं 5,000 उसको रेंट दूंगा। ठीक है, इसे कहते हैं इक्विटेबल सेटअप।
यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि लीगल सेटअप एंड इक्विटल सेटअप में डिफरेंस क्या है इस केस लॉ में। और नेक्स्ट है जयंत वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बताया कि व्हेन इवन व्हेन इट डज नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ लीगल सेटअप इक्विटल सेटअप कोर्ट की डिक्शनरी डिस्क्रिप्शन है कि मर्जी है कि कोर्ट दे सकता है इवन इफ डज नॉट मेट द कंडीशन ऑफ द लीगल सेटअप। रेस जुडिकाटा क्या है? रेस जुडिकाटा रेस जुडिस सेक्शन नंबर 10 है, सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीपीसी बात करता है रेस जुडिकाटा एंड रेस जुडिस के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल आता है, बहुत प्रबल संभावना है एग्जाम में क्वेश्चन आने की। इस दोनों में से एक आएगा, दोनों ही पूछ सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। एक प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा, ये बोलता है कि जो केस सेम पार्टी के बीच में सेम मैटर के ऊपर सेम फैक्ट ऑफ द केस है, कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, फाइनल जजमेंट आ चुकी है, तो उसको दोबारा से कोर्ट में लाने की क्या जरूरत है? कॉस्ट बढ़ेगी, टाइम क्या होगा, खराब होगा। तो इससे बढ़िया कि जो ऑलरेडी डिसाइडेड है तो उसको प्रिवेंट किया जाए, दोबारा कोर्ट में ना आए, ठीक है। तो सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी वही बताता है रेस जुडिकाटा के बारे में। रेस जुडिकाटा बोलता है कि अ मैटर ऑलरेडी जज, जो ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है, उसको दोबारा री लिटिगेट नहीं किया जाएगा, कोर्ट में दोबारा नहीं लाया जाएगा, ठीक है। No court shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially in the issue has been directly or substantially in the issue former suit of the between the same party। कुछ कंडीशंस है रेस जुडिस की भी, जब क्वेश्चन आएगा ना रेस जुडिस का और तो हम देखेंगे। कंडीशन देख लेते हैं अभी रेस जुडिकाटा का। रेस जुडिकाटा ये बोलता है कि दो पार्टी है, सेम पार्टी है, उनका कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, मैटर डिसाइडेड हो चुका है, कंपेटेंट कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। अब उसको दोबारा लाया जाएगा कोर्ट में, तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? क्या नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा? बिल्कुल। फॉर्मर सूट डिसाइडेड बाय द कंपेटेंट कोर्ट डायरेक्टली और सब्सटेंशियली, जो इशू था वो सेम था बोथ सूट में, एंड बिटवीन द सेम पार्टी, पार्टी भी सेम है, ऑलरेडी फाइनली डिसाइड कर दिया गया है, और हैड जुडिक्शन जो था कोर्ट का वो भी और प्रॉपर जुडिक्शन उसको डिसाइड कर दिया गया, तो उसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सत्यधन कौशल वर्सेस देवरजिन देवी ने बताया, इसमें बताया कि कोर्ट ने बताया कि रेस जुडिकेटा जो है एक रूल है पब्लिक पॉलिसी का, जिसका मतलब होता है कि लिटिगेशन को खत्म करना, लिटिगेशन चलता ही नहीं रहे, एक लिटिगेशन में फाइनलिटी रहे, फाइनलाइज रहे लिटिगेशन, ठीक है। एक और चीज में उसमें बताया गया था कि रेस जुडिकाटा अप्लाई इवन टू द इंटरलोकेटरी ऑर्डर डिसीजन ऑन द फैक्ट, ठीक है। इंटरलोकेटरी ऑर्डर मतलब ड्यूरिंग होता है ना कि जब केस स्टार्ट होता है तो उससे बहुत सारे टाइम तक केस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। तो हर तारीख पे जो ऑर्डर पास किया जाता है, या फिर जिसको हम कई बार हम टेम्परेरी ऑर्डर भी होते हैं, इंटरलोकेटरी ऑर्डर, तो उसको उसके ऊपर भी जो रेस जुडिकाटा है वो एप्लीकेबल होता है। कंस्ट्रक्टेड रेस जुडिकाटा ये बोलता है कि अगर पार्टी कुड हैव रेज्ड अ ग्राउंड, अगर पार्टी कंस्ट्रक्टेड रेस जुडिकाटा ये भी बोलता है जब आप प्लेन फाइल कर रहे थे, प्लेन फाइल करते टाइम आप जो आपका जो ग्राउंड था, कोई फैक्ट था या फिर कोई भी और ग्राउंड ऑफ अप्लीएंट था, आप उसको पहले रेज कर सकते थे, कुड हैव रेज्ड पहले से लिख सकते थे, आपने नहीं लिखा तो उसको बाद में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। समन क्या होता है? समन सिंपल, आज के टाइम में सबको पता है समन क्या होता है। समन होता कोर्ट का बुलावा, कोर्ट ने आपको बुलाया है, आप कोर्ट में आ जाइए, हाजिरी दीजिए, और कोर्ट जो आपसे पूछेगा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। समन एक लीगल डॉक्यूमेंट है लीगल डॉक्यूमेंट है, कोर्ट इशू करता है, ठीक है। और बोलता है कि सामने वाला पर्सन कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो, जो भी टाइम डेट, ठीक है, जगह मेंशन होगी कोर्ट की, वहाँ पे आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा टू अ पार्टी टू अपीयर बिफोर इट, आइदर एज ए प्लेंटिफ को भी दिया जा सकता है, डिफेंडेंट को भी और विटनेस को भी, टू रिस्पॉन्ड द लीगल प्रोसीडिंग। ऑर्डर 5 ऑफ द सीपीसी बात करता है अपडेट समन के बारे में। पर्पस क्या? डिफेंडेंट को इन्फॉर्म करना कि आपके अगेंस्ट किसी ने एप्लीकेशन केस फाइल किया हुआ, आप आइए और आप आपको डिफेंड कीजिए, फेयर ट्रायल नेचुरल जस्टिस के लिए, एक अपॉर्चुनिटी टू अपीयर एंड डिफेंड के लिए। असेंशियल देख लेते हैं एलिमेंट जो होना चाहिए, कोर्ट का नाम उसमें मेंशन होगा कि कौन इशूइंग अथॉरिटी कौन है, कौन जो समन है वो इशू कर रहा है, सॉरी, केस का नंबर, टाइटल, ठीक है, जो भी जो वो हेडिंग होता है ना केस का पूरा, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट का नाम, जज का नाम, पार्टी, एपेलेंट, रिस्पोंडेंट, उसके बाद उसका हेडिंग, सारा कुछ पूरा कॉपी पेस्ट करके हम चिपका देते हैं, उसके बाद उसके नीचे फिर समन लिखना स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ द केस, डेट एंड टाइम, सील एंड सिग्नेचर, ठीक है। टाइप ऑफ समन, डिफेंडेंट को भी दे सकते हैं, विटनेस को भी दे सकते हैं। मोड ऑफ सर्विस, हाँ ये मोड ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है ना, समन का क्वेश्चन जब भी आता है ना, वो जनरली जो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होते हैं आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, 4 4 5 5 नंबर के, उसमें नहीं आता है समन, ये तो उसमें सिंपल पूछ लेगा समन क्या होता है।
बट जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 13 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, बड़े वाले जो आंसर होते हैं, उसमें समन का पूरा प्रोसीजर पूछते हैं ये लोग। समन पूछेंगे, समन का प्रोसीजर पूछते हैं, समन किसको डिलीवर कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ समन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप पढ़ लीजिए कि अगर हम कोई पर्सनल या फिर डायरेक्ट सर्विस कर सकते हैं, बिल्कुल आपको पर्सनल जो कि, और हमेशा जो समन जो दिया जाता है ना, जो या तो पर्सन जिसके नाम पे है उसको दिया जाए, अगर फीमेल के नाम पे तो फीमेल को दिया जाएगा। ठीक है, अगर फीमेल के नाम पे नहीं है तो आपको फीमेल पर्सन को डिलीवर नहीं करना है। ठीक है, जनरली डिलीवर नहीं करते हैं, जो मेल एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होगा घर का उसको समन दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट समन है या फिर पर्सनल समन है, ठीक है, अडल्ट फैमिली मेंबर को रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर की तरह सबमिट कर सकते हो। सब्सिट्यूट अगर है, अगर पर्सन जो है वो अवेलेबल नहीं है या फिर अपीयर नहीं हो रहा, तो आप उसको कोर्ट पे, घर पे एक ऐसे प्रोमिनेंट एरिया में जहाँ पे क्लियरली विजिबल हो, वहाँ पे चिपका के आइए। न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं, कोर्ट बिल्कुल कर सकता है। कोर्ट का ऑफिसर समन देने जा सकता है, या फिर जो भी ऑथराइज पर्सन है जो समन देता है वो पर्सन भी जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में आज के टाइम में बिल्कुल है, व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू। किसी कंपनी में, कंपनी को समन देना है तो कंपनी के एक सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर को आप समन कर सकते हो। बिल्कुल, कंपनी सेक्रेटरी को भी समन किया जाता है। कोई पर्सन जो जेल में है तो जेल का जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, जो अथॉरिटीज होंगी जेल के अंदर, जो भी एडमिनिस्ट्रेट कर उसको दिया जाएगा। फॉरेन टेरिटरी में आपको समन करना है तो वहाँ के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके थ्रू आपको समन करना पड़ेगा। नेचर रियलिटीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जंगलू, इसमें बताया गया था कि ईमेल और व्हाट्सएप के थ्रू समन किया गया वैलिड माना जाएगा। के वेलुस्मी, क्वेश्चन की जजमेंट अच्छी है वाली। के वेलुस्मी वर्सेस एन, सारी केरला की जजमेंट है। पालन पालन, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग नेम, पालन्स पालनीसमई, इन्होंने बताया कि जो प्रॉपर सर्विस ऑफ समन बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी फेयर ट्रायल एंड नेचुरल जस्टिस के लिए। प्रोविजन बताना आपको रेफरेंस टू द लीगल डिसेबिलिटी एंड द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में लीगल डिसेबिलिटी का प्रोविजन बताना है। लीगल डिसेबिलिटी मतलब ऐसा कोई पर्सन जो डिसेबल है, लीगली डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल नहीं है। लीगल डिसेबल मतलब कोई पर्सन जो है वो अनसाउंड माइंड है या फिर अभी बहुत माइनर है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, हम लीगल डिसेबल कहेंगे। या फिर मेंटल कैपेसिटी नहीं है, एडियोसी है पर्सन, तो उसको लीगल डिसेबल कहेंगे। अगर कोई पर्सन है जो कि लीगली डिसेबल है, तो क्या उसके ऊपर लिमिटेशन पीरियड अप्लाई होता है क्या? अप्लाई होता है तो कैसे अप्लाई होता है वो बताना है आपको। लीगल डिसेबिलिटी मतलब कि कोई भी पर्सन है, refers to certain condition that prevent a person from enforcing their legal right within the normal period of litigation। ठीक है, लीगल डिसेबिलिटी मतलब आपका जो नॉर्मल जो राइट है लिमिटेशन एक्ट का, आप उसको एनफोर्स नहीं करवा पा रहे, किसकी वजह से, लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। लीगल डिसेबिलिटी की वजह से आपके पास जो राइट है कि आपको विद इन अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन आपको केस फाइल करना, आप नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हो? लीगल डिसेबिलिटी की वजह से, माइनॉरिटी हो, सॉरी, माइनर हो, इंसेन हो या फिर आइडियोसी हो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो कि माइनर, सपोज 17 साल का कोई बच्चा है और जिसको पार्टीशन में कोई प्रॉपर्टी मिली है, बट उसको प्रॉपर्टी दी नहीं गई है और वो केस फाइल करना चाहता है। ठीक है, केस फाइल करना चाहता है, तो उस केस में जब वो पर्सन लीगल डिसेबल है अभी, तो जब वो पर्सन मेजर हो जाएगा, 18 साल हो जाएगा, तब वहां से उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। A person suffering from the legal disability is not in a position to protect the legal right or file a suit within a normal time period। सेक्शन 6 से लेकर 9 तक बात करता है लीगल डिसेबिलिटी के बारे में। सेक्शन 6 बात करता है एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन के बारे में। कोई भी ऐसा पर्सन जो कि माइनर है, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि सेन नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, इंसेन पर्सन है, इडियट है, फॉर द टाइम ऑफ अकरेंस, कुछ टाइम पे हो जाता है, कुछ टाइम पे नॉर्मल कोई होता है, कोई पर्सन कुछ टाइम पे नॉर्मल रहते हैं, कुछ टाइम पे उनका मेंटली अनहेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, लीगल डिसेबल पर्सन कहेंगे। कोई ऐसा पर्सन जो कि माइनर है तो मेजर होने के बाद उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। कोई ऐसा पर्सन जो कि इनसेन है, तो वो जब सेन होगा, उसका मेंटली फिट हो जाएगा, तब उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। कोई ऐसा पर्सन जो कि इडियट है एट द टाइम ऑफ अकरेंस, कभी कभी होता है ना कि किसी टाइम पे है या किसी टाइम पे वो इडियट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो जब वो ठीक रहेगा ना, तब से बोल सकते हो उसको कि उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट में लीगल डिसेबिलिटी एंड्स। हाँ, जैसे ही वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अगर कोई डिसेबिलिटी आती है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि अ, हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं पीरियड ऑफ लिमिटेशन में, अगर उनको कंप्लाई करता है तो बात अलग है। बट अगर जैसे ही कोई पर्सन जिसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होता है उसके बाद कोई अगर डिसेबिलिटी आती है, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इफ अ पर्सन सफर फ्रॉम द मल्टीपल डिसेबिलिटी, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास बहुत सारे डिसेबिलिटीज है, बहुत सारे डिसेबिलिटीज से वो सफर कर रहा है, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा, जब उसकी सारी जो डिसेबिलिटीज है वो खत्म हो जाती है। सेक्शन 7 बात करते हैं लीगल डिसेबिलिटी ऑफ द वन
of several person. If there is multiple co-owner of the part, co-owner या फिर party of the case, सपोज एक केस है उसमें जो प्लेंटिफ है प्लेन फाइल करने वाले सॉरी एक केस है जिसमें प्लेंटिफ है जो केस फाइल करने वाले बहुत सारे लोग हैं, या फिर एक प्रॉपर्टी है जिसके जो ओनर है वो दो से ज़्यादा है, तो एक पर्सन अगर उसमें से इनकैपेबल है या फिर डिसेबल है तो बाकी तो नॉर्मल पर्सन है ना, तो वो तो केस फाइल कर सकते हैं ना। तो क्या उस केस में कहते हैं कि अगर एक से ज़्यादा लोग हैं और उनसे एक इनकैपेबल है तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसको ये नहीं कहेंगे कि हमारे सारे पर्सन अगर जब फिट हो जाएंगे तभी पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगी। इफ दे आर द मल्टीपल को-ओनर और पार्टीज टू द केस, वन ऑफ देम अंडर द लीगल, कोई उनमें से एक लीगल डिसेबिलिटी है, व्हाइल अदर्स आर नॉट, the limitation period does not stop from those without the disability। सेक्शन 8 बात करता है नो एक्सटेंशन ड्यू द prescribed टाइम। बिल्कुल जो आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन दिया गया है, जिस टाइम आपको केस फाइल करना है, टाइम पीरियड जो दिया हुआ है केस फाइल करने का, उस टाइम पीरियड में आपने अगर केस फाइल नहीं किया उसके बाद आपको एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो केस है उसको कोर्ट मे नॉट अलाउ, ठीक है, कोर्ट अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, जनरल जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का, बट बहुत सारे केसेस में टाइम पीरियड अलग अलग है। कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, इफ एक बार जब टाइम स्टार्ट हो जाता है उसको स्टॉप नहीं किया जा सकता। दयाचंद वर्सेस साहिब सिंह ने बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बताया गया, द बेनिफिट ऑफ द लीगल डिसेबिलिटी शुड बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली एंड अप्लाइड ओनली व्हेन द कंडीशन ऑफ सेक्शन 6 आर फुलफिल्ड। अटैचमेंट का प्रोविजन बताना, समराइज द प्रोविजन ऑफ अटैचमेंट अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड अटैचमेंट का प्रोविजन बताना। अटैचमेंट मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि केस हार चुका है और अब वो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया आपको इतना कंपनसेशन पे करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, या फिर आपको जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको देना पड़ेगा जो भी है। तो अगर उस वो नहीं देता है तो कोर्ट क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, अटैच कर सकता है सीपीसी में। अटैचमेंट मतलब होता है किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, कब्जा कर लेना, फ्रीज कर लेना, सीज कर लेना, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ताकि जो कोर्ट ने जो फाइनल ऑर्डर दिया था, जजमेंट दिया था, उसको एग्जीक्यूट किया जाए और जो पर्सन है जिसको कंपनसेशन मिलना चाहिए था उस पर्सन को कंपनसेशन मिले एंड ऑफ जस्टिस के लिए। ठीक है, इन्फोर्स द मनी डिग्री को इन्फोर्स करने के लिए एंड प्रिवेंट द डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द पेंडिंग सूट। पेंडिंग सूट ड्यूरिंग द केस भी हो सकता है ना कि सामने वाला पर्सन अपने आप को, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको लगता है कि मेरे अगेंस्ट में जजमेंट आने वाली है और मेरे को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देता है, सेल ट्रांसफर जो भी करना कर देता है और करके खत्म कर देता है, ताकि उसको बाद में कोर्ट को बोल सकते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो इस केसेस में कोर्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। ठीक है, अटैचमेंट, इसमें अटैचमेंट में अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं, ऑर्डर 21, ऑर्डर 38 एंड सेक्शन 60 से लेकर 64 तक। अटैचमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री, डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई अटैचमेंट है उससे कहते हैं अटैचमेंट इन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री। ऑर्डर 21, व्हेन द कोर्ट कोर्ट पास करता है ऑर्डर फॉर द मनी रिकवरी के लिए, फिर मनी डिग्री के लिए, उसमें जो जो पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आया उसको केस पे जो जिसके पर्सन में अगेंस्ट में ऑर्डर आया और उसको कुछ अमाउंट अब सामने वाले पर्सन को पे करना है, तो उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके जो बैंक अकाउंट्स है, सैलरी स्लिप्स जो भी है उसको सीज कर लिया जाएगा, उसको बेच के जो भी पैसा आएगा उसको पे करना होगा। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, जजमेंट से पहले भी अटैचमेंट हो सकता है ड्यूरिंग द केस जब फाइनल जजमेंट नहीं आया उससे पहले भी कोर्ट ऑर्डर दे देता है कई बार अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट में जो प्लांटिफ है वो बताएगा कि मैंने केस फाइल किया है प्लांटिफ, और जो सामने वाला पर्सन डिफेंडेंट है ये अपनी प्रॉपर्टी को बेच के जाने वाला है और ये अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने वाला है, जिससे जो मेरा जो क्लेम है वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा इमरजेंसी शो करेगा या फिर नीड शो करेगा बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट बिल्कुल जजमेंट से पहले भी ऑर्डर दे सकता है जो डिफेंडेंट है उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए या रोक उस जो भी ट्रांजेक्शन होने वाली है उसको स्टॉप करने के लिए। मोड ऑफ अटैचमेंट में अलग अलग अटैचमेंट है। मूवल प्रॉपर्टी आपकी सीज कर सकते हैं बिल्कुल जो कोर्ट का ऑपरेशन, जो आपकी प्रॉपर्टी है, मूवेबल कार गाड़ी जो भी है आपकी। इमूवल प्रॉपर्टी आपकी जो बंगलो वगैरह है उसको सीज कर लिया जाएगा, बैंक अकाउंट को सीज कर लिया जाएगा। हाँ, एक जो मिनिमम लेवल ऑफ पैसा चाहिए होता है ना, स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के लिए, तो उतना अमाउंट सीज नहीं करेंगे, वो थोड़ा बहुत तो आपको भी चाहिए अपनी जीविका चलाने के लिए, तो उस अमाउंट उतना अमाउंट सीज नहीं करते हैं, उसके ऊपर का जो अमाउंट है वो सीज कर लेंगे। प्रोहिबिटेड अटैचमेंट, सर्टेन प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी अटैच, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपकी लिवलीहुड को शो करता है या फिर आपकी डिग्निटी को शो करता है। अगर कोई मैकेनिक है तो उसके जो टूल्स वगैरह हैं उसको सीज नहीं किया जाएगा।
कोई ऐसा पर्सन है जिसकी जो लिवलीहुड है, जो डेली रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, वो जो पर्सन जो अर्न कर रहा है डेली बेसिस पे, वो उसकी जो जिस भी रिसोर्सेज़ हैं, वो रिसोर्स उसको सी नहीं है। उसके खुद के कपड़े जो होंगे, पहनने के कपड़े, ठीक है? और उसके जो बर्तन होंगे खाना बनाने वाले, जिसमें वो खाना बनाता है डेली, ठीक है? तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसको सीज़ नहीं करेंगे, बाकी जो प्रॉपर्टी बिल्कुल सीज़ की जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया है, नॉट लायबल टू अटैचमेंट, टूल कोई आर्टिस्ट है, उसका टूल, वेयरिंग अपैरल जो कपड़े आप पहनते हो, कुकिंग वेसल जिसमें आप खाना बनाते हो, सैलरी अप टू द सर्टेन लिमिट, पेंशन, ग्रेच्युटी और पीएफ का जो अमाउंट है उसको सीज़ नहीं किया जाएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टी जिसको सीज़ नहीं किया जाएगा, या फिर आपका अटैचमेंट का जो क्वेश्चन आता है तो आपको ये पूरा लिख के आना है। जनरली लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स फिर प्रोड्यूस जो है, अगर कुछ है, आपने कुछ उगाया है तो उसको भी सीज़ नहीं किया जाएगा। रेजिडेंशियल हाउस है जिसमें आप रह रहे हो, स्टाइपेंड या फिर अलाउंसेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। इफेक्ट ऑफ अटैचमेंट, जैसे ही अटैच किया जाएगा प्रॉपर्टी, उसके बाद आप उस प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी क्लेम होगा सामने वाले पर्सन को दिया जाएगा। एक बार अटैचमेंट हो गया, एनी से अगर अटैचमेंट के बाद, कोर्ट के अटैचमेंट के बाद अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफर किया तो सेल ट्रांसफर को वैलिड नहीं माना जाएगा। प्रीमराइट वर्सेस डीएल ऑफ हाउसिंग में सेम बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि अटैचमेंट क्रिएट्स अ चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एंड एनी सेल इज वॉल्यूशन ऑफ वर्ड मान लिया जाएगा उसको। डिस्कस द कॉज ऑफ एक्शन बताना। कॉज ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट में। सपोज आप कोर्ट के पास जा रहे हो और कोर्ट को बोल रहे हो कि माय लॉर्ड मुझे इस पर्सन से प्रॉब्लम है, मुझे कंपनसेशन दिलवाइए। अब आप बता ही नहीं रहे हो आपके साथ कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ, इशू क्या राइज हुआ जिसकी वजह से आप प्लेंट फाइल करो बिफोर द कोर्ट आए हो सॉल्यूशन को मांगने के लिए। तो कॉज ऑफ एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉज ऑफ एक्शन मतलब होता है कि जहां से आपका प्लेंट स्टार्ट होता है, रीजन फॉर द प्लेंट, प्लेंट के लिए रीजन होना चाहिए, इशू क्या है, ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। जब हम सूट बनाते हैं ना, प्लेन बनाते हैं, उसको कॉज ऑफ एक्शन लिखते हैं। Cause of action refer to the bundle of the fact or circumstances which gives a person right to approach before the court। इससे बताया गया था फैक्ट क्या है, लीगल राइट क्या आपका वायलेट हुआ है, क्या आपको डैमेज हुआ है, ये सारा कुछ बताते हैं। ऑर्डर 7 और रूल 1 एंड ऑर्डर 2 और रूल 2 बताता है, आई एम सॉरी, सीपीसी किस चीज़ के बारे में, कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। कॉज ऑफ एक्शन क्यों जरूरी है, प्लेंट को फ्रेम करने के लिए, कोर्ट के जुडिक्शन को डिसाइड डिसाइड करने के लिए, लिमिटेशन पीरियड को डिसाइड करने कैलकुलेट करने के लिए, एंड मल्टीपल सूट आ रहे हैं ना, इसलिए कॉज ऑफ एक्शन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, अगेन सेम चीज दोबारा लिखी हुई है। कोर्ट की जुरिडिक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, प्लेंट फॉर्म द बेसिस फॉर द सूट एंड अवॉइड द मल्टीपल सूट नहीं हो और प्रिविलेज लिटिगेशन स्टार्ट ना हो। देख लेते हैं एक बार, रिवीजन एंड रिव्यू में क्या डिफरेंस है। रिवीजन एंड रिव्यू, टेबल फॉर्म में भी दिया हुआ। रिवीजन एंड रिव्यू जो है ना, दोनों जो है ना अगेंस्ट द कोर्ट के डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट आप हायर कोर्ट में जा सकते हो। मैं यहाँ पे हाई कोर्ट नहीं बोल रहा हूँ, हायर कोर्ट में जा सकते हो आप। हायर कोर्ट हाई कोर्ट भी हो सकता है और हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट है, ठीक है, आपके पास एक राइट है, जो पर्सन जो अग्रीव पर्सन है एक प्रोसीजर लॉ में, सिविल प्रोसीजर लॉ में, बोथ रिवीजन और जो रिव्यू है एक रेमेडी है अगेंस्ट द कोर्ट डिसीजन, बट दे सर्व द डिफरेंट पर्पस। बिल्कुल ठीक है। रिव्यू का मतलब होता है कि रिकंसिडरेशन, दोबारा से चेक करना, जो आपने जो जजमेंट दी है, सेम कोर्ट क्या करता है उस सेम कोर्ट क्या करता है उस जजमेंट को रिव्यू करता है। आपको लगता है कि जो कुछ एरर है ऑर्डर के, ऑर्डर पढ़ने से समझ आ रहा है कि कुछ एरर है, इसको दोबारा से चेक करवाना चाहिए। सेम कोर्ट उस ऑर्डर को दोबारा चेक करता है, या आपको लगता है कुछ न्यू एविडेंस आपको मिल गए हैं जो उस केस की जो दिशा है उसको मोड़ सकती है, उसको थोड़ा सा चेंज कर सकती है, तो उस केस में आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बिफोर द सेम कोर्ट। सेम कोर्ट क्या करेगा, उस जजमेंट को रिकंसिडर करेगा और उनको लगता है तो चेंज कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। पार्टी डिससेटिस्फाइड है डिसीजन से, उनको लगता है कि जो एरर है वो सामने ही दिख रहा है, अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड एंड ड्यू टू द न्यू एविडेंस अराइज हो चुका है। सेक्शन 114 एंड ऑर्डर 47 ऑफ सीपीसी बात करता है रिव्यू के बारे में। रिव्यू किस किस चीज में कर सकते हैं, न्यू या इंपॉर्टेंट मैटर या फिर एविडेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया था पहले, अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मिस्टेक या फिर एरर जो है अपीयरेंट फेस ऑफ रिकॉर्ड पे पहले ही शो हो रहा है कि ये रिकॉर्ड हुई है कोर्ट से, और एनी अदर सफिशिएंट रीजन। कंडीशन क्या है, इट मस्ट बी फाइल बिफोर द सेम कोर्ट फाइल होगा एंड कैन फाइल ओनली, एक ही बार फाइल हो सकता है, एंड नॉट मेंटेनेबल इफ एन अपील इज ऑलरेडी फाइल। अगर आपने अपील फाइल कर दी है और फिर आप रिव्यू एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो रिव्यू समझ आया, रिव्यू मतलब जो पार्टी टू द केस है वो अप्लाई कर रही है सेम कोर्ट में कि जो केस है उसको दोबारा से कंसिडर किया जाए, और कुछ एविडेंस जो है पहले प्रोड्यूस नहीं हुए थे हम दोबारा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या फिर कुछ एरर है जो फेस ऑफ रिकॉर्ड पे शो हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो रिवीजन है वो ना जनरली हम बिफोर द हायर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट हम फाइल करते हैं, वो ये बोलते हैं
कि हो सकता है ना कि या तो हाई कोर्ट खुद से कंसिडर करे केस को, उसको लगता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसने अपना जो ज्यूरिडिक्शन है उसको प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं किया, या फिर कि इसको सुनने ट्रायल के टाइम पे उन्होंने जो कुछ इरेगुलरिटीज शो की है, जो आपको यूनिफॉर्म प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, वो कोर्ट ने फॉलो नहीं किया है, तो उस केस में आप रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो बाय द बिफोर द हायर कोर्ट। जनरली हाई कोर्ट में फाइल होता है टू एक्सामाइन द लीगलिटी, करेक्टनेस एंड प्रोप्राइटरी sorry of the decision passed by the lower court. Next legal provision section 115 of the CPC 1908 115 114 बात करता है रिव्यू के बारे में, 115 बात करता है रिवीजन के बारे में। व्हेन कैन अ रिवीजन बी फाइल्ड? कोर्ट हैज एक्सरसाइज, जो लोअर कोर्ट है उसने जो अपना जुरिडिक्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं किया, जो उसका जुरिडिक्शन था, या फिर जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करने में फेल हो गया, या फिर मटेरियल इरेगुलरिटीज इन एक्सरसाइजिंग द जुरिडिक्शन। कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी नो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील फाइल नहीं करना चाहिए, हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हो, एंड ऑर्डर शुड बी फाइनल नेचर का होना चाहिए। ये कुछ टी फॉर्म में दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है रिव्यू एंड रिवीजन का, तो आपको चलिए टी फॉर्म में लिखना। टी फॉर्म में ये होता है ना कि जो चेकर होता है उसको चेक करने में ईजी जाता है, चेकर को ईजी जाएगा चेक करने में, तो वो आपको 4 में से 5, 4 देने वाला होगा तो 5 नंबर भी देके जाएगा। लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है ये मेरे को बताने की जरूरत है नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। एक लॉ ऑफ लिमिटेशन 1963 जो कि गवर्न करता है एक पीरियड विद इन विच यू हैव टू फाइल एन योर इशू बिफोर द कोर्ट। ठीक है, आप प्रिस्क्राइब करता है टाइम पीरियड विद इन विच अ लीगल एक्शन कैन बी इनिशिएटेड, अब सूट अपील एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद अगर आपने फाइल किया तो कोर्ट जनरली रिफ्यूज कर सकता है उसको। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पर्सन जो डिलीजेंट है, हमारा पर्सन डिलीजेंट है, वो खुद अगर सीरियस नहीं है अपनी केस को रिलेटेड, तो कोर्ट क्यों उसकी हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन हुआ है। ठीक है, जनरली रिकवरी ऑफ मनी की केस में 3 साल है, सूट इमोरल प्रॉपर्टी केस में 12 ईयर्स है, एंड डिक्लेरेशन की केस में 3 साल का टाइम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर 10 है रेस्ट सब्जुडिकेट। रेस्ट जुडिकेट हमने देखा सेक्शन 11 में, उसमें बताया गया था जो केस है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, फाइनल जजमेंट आ चुकी है, उसको दोबारा से कंसिडर नहीं किया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सेक्शन 10 ऑफ द जो डॉक्ट्राइन है रेस्ट सब्जुडाइज, वो ये बोलता है कि अगर सेम केस है, सेम पार्टी भी सेम है, कॉज ऑफ एक्शन भी सेम है, और आइडेंटिकल सूट है बिटवीन द पार्टी, मैटर भी आपको बिल्कुल सेम है, तो एक पर्सन जो है ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ, तो ए जाके दिल्ली में केस फाइल कर रहा है, सेम सब कुछ, बी जाके मुंबई में केस फाइल कर रहा है, सब कुछ सेम है, तो दो आइडेंटिकल सूट को कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो एक केस फाइल हो चुका है उसको कंसिडर किया जाएगा, और जो अगला वाला, जो सपोज ए ने जाके दिल्ली में केस फाइल किया, बी जब जाके मुंबई में केस फाइल करने जाएगा, तो उस केस में बार लग जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा कि पहले जो फर्स्ट वाला जो केस है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है, उसको सॉल्व होने दिया जाए, उसके बाद ही नेक्स्ट जो केस है उसको कंसिडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर मैटर डिसाइड हो जाता है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्ट जुडाइस बताता है कि जो दो आइडेंटिकल सूट बिटवीन द सेम पार्टी ऑन द सेम मैटर, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अ मैटर अंडर द जुडिशियल कंसिडरेशन, एक मैटर जो है ऑलरेडी जुडिशियल कंसिडरेशन में है, उसको पहले सॉल्व किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा, उसके बाद ही इसका देखा जाएगा उसको रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है, इसको बार कर दिया जाएगा, बार मतलब स्टॉप कर दिया जाएगा। सेक्शन 10 ऑफ द सीपीसी 1908 बात करता है सब जुडाइस के बारे में। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट विच द मैटर इन द इशू is directly or substantially is issue in the previously initiated instituted suit between the same party। कंडीशन क्या है रेस्ट सब्जुडाइज का? आपको रेस्ट सब्जुडाइज रेस्टिट्यूटिव काटा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो सेक्शन नंबर 10 और 11 मेंशन करना है, साथ में कंडीशन मेंशन करनी है। दो सूट आपने केस फाइल हुआ, सेम पार्टी है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम है, जो पहले जो सूट फाइल हुआ दोनों में से वो अभी तक पेंडिंग है, कंपेटेड कोर्ट ऑफ जुडिक्शन में पेंडिंग है, रिलीफ क्लेम जो किया गया वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो एक जो केस है उस पर स्टॉप कर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल पता ही, क्या ही बताएंगे, यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है। व्हाट डू यू मीन, मतलब प्लेंट क्या होता है? प्लेंट बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी बता दें, प्लेंट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप केस को इनिशिएट करते हो बिफोर द, जो आपका कॉज ऑफ एक्शन है, जो भी आपका इशू है, बिफोर द कोर्ट प्रेजेंट करते हो, उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्लेंट। प्लेंट का डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। मैं केस फाइल करना चाहता हूँ, मैं कोर्ट में लेके जाऊँगा डॉक्यूमेंट की, माय लॉर्ड प्लेंटिफ की डिटेल उसमें लिखी रहेगी, जो केस फाइल कर रहा है, डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है, पूरा डिटेल मेंशन किया जाएगा, कॉज ऑफ एक्शन लिखा जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, डेट मेंशन किया जाएगा, सिनॉप्सिस मेंशन किया जाएगा, लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट, कब क्या हुआ, उसके बाद मुझे क्या चाहिए कोर्ट से, रिलीफ
जो भी मैं क्लेम करना चाहता हूँ, लास्ट में प्रेयर वगैरह मेंशन करते हैं, उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्लेंट बोला जाता है। ठीक है, एक फॉर्मल रिटर्न कंप्लेंट होता है, टेल बताते हो कोर्ट को कि क्या प्रॉब्लम है, क्या रिलीफ है, कंपनसेशन चाहिए, अपोजिट पार्टी की डिटेल के बारे में, तो उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्लेंट। स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है प्लेंट का, बट प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरीके से प्लेंट बनाया जाएगा। पर्पस ऑफ द प्लेंट टू इन्फॉर्म कोर्ट को बताते हो कि आपका डिस्प्यूट हुआ है, सेट अ प्रोसेस टू सिविल सूट इन द मोशंस, एक सिविल सूट इनिशिएट हो जाता है, एनेबल द डिफेंडेंट टू अंडरस्टैंड द एलिगेशन मेड अगेंस्ट हिम, एंड हेल्प करता है द कोर्ट टू फ्रेम द इशू एंड डिसाइड द मैटर। ठीक है, प्लेन में क्या क्या चीज़ मेंशन होगी, कोर्ट का नाम क्या होगा, कोर्ट का क्या नाम होगा आपको लिखना पड़ेगा, प्लेंटिफ जो केस फाइल कर रहा है उसकी प्रॉपर डिटेल सारी लिखी जाएगी, जो डिफेंडेंट है जिसके अगेंस्ट केस फाइल हो रहा है उसकी भी पूरी डिटेल मेंशन की जाएगी, लिमिटेशन पीरियड में है, कोर्ट का फीस पे कर दिया है आपने, और आपका कॉज ऑफ एक्शन क्या है, फैक्ट ऑफ द केस क्या है, क्वेश्चन क्या इन्वॉल्व है, उसके बाद क्या आप रिलीफ क्लेम कर रहे हो, प्रेयर क्या है, ये सारा कुछ आप उसमें मेंशन करोगे। ठीक है, जुरिडिक्शन क्या है कोर्ट का, वेरिफिकेशन सिग्नेचर लास्ट में, एंड वकालतनामा बिल्कुल सबमिट होगा। वकालतनामा ही तो एक सी ऐसी चीज है। रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, प्लेंटिफ ने केस इनिशिएट किया कि माय लॉर्ड इस पर्सन ने मेरे साथ गलत किया है, अब कोर्ट उसको समन भेजेगा, वो पर्सन जो प्लेंटिफ सॉरी डिफेंडेंट जो डिफेंस करेगा अपने आप को डिफेंस करने के लिए, वो एक अपना रिप्लाई फाइल करेगा जिसको रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं या फिर रिटन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो लिख के देगा कि माय लॉर्ड इसने ये एलिगेशन मेरे सामने लगाए, प्लेंटिफ ने पेंट फाइल किया, डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस दिया, डिफेंस में लिखा कि माय लॉर्ड, वो भी डिटेल मेंशन करेगा सारी, और बताएगा कि जो जो एलिगेशन प्लेंटिफ ने बताया होंगे, इसने मेरे साथ ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ऐसा ऐसा किया। ठीक है, उसका ये पर्सन जो है डिफेंडेंट जो है वो रिप्लाई फाइल करेगा कैटेगरीली। ठीक है, पॉइंट पे से रिप्लाई फाइल करेगा। रिटन स्टेटमेंट इज रिप्लाई फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट इन रिस्पांस टू द प्लेंटिफ्स प्लेंट filed by the plaintiff. It is also called the defense of the defendant. इट इज लाइक अ फॉर्मल रिटन रिप्लाई वेयर द डिफेंडेंट डिनाई करता है एलिगेशन जो भी उसके अगेंस्ट है उसको या तो डिनाई करेगा या तो वर्जन अपना खुद का फैक्ट सामने रखेगा कोर्ट के सामने, मे ऑल्सो रेज द लीगल डिफेंस। ये कुछ लीगल प्रोविजन दिया हुआ है, ऑर्डर 8 ऑफ द सीपीसी बताता है रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में, और जो आपका रिटर्न स्टेटमेंट 30 डेज में फाइल होना चाहिए, मैक्सिमम 90 डेज में कोर्ट अगर अलाउ कर सकता है सफिशिएंट कॉज के टाइम पे। रिटर्न स्टेटमेंट में आप जो भी एलिगेशन प्लेंटिफ ने एलिगेशन लगाया बिफोर द डिफेंडेंट के सामने डिफेंडेंट को, ठीक है, उसको आप डिनाइल कर सकते हो, कैटेगरिकली डिनाइल कर सकते हो, आप अपने जो भी फैक्ट है आपको उसको लिख सकते हो, आप अपने फैक्ट के थ्रू अपने डिफेंस को सपोर्ट कर सकते हो, लीगल ऑब्जेक्शन भी कर सकते हो, काउंटर क्लेम है, सपोज प्लेंटिफ ने कहा कि मैं डिफेंडेंट से 10,000 रुपये क्लेम कर सकता 10,000 रुपये क्लेम करता हूँ। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो डिफेंडेंट है वो भी बोलता है कि मैं भी प्लेंटिफ से 12,000 क्लेम करता हूँ, तो काउंटर क्लेम भी कर सकते हो, बिल्कुल सेट ऑफ कर सकते हो स्मॉल अमाउंट के लिए, सिग्नेचर वेरिफिकेशन सेम, कोई ज़्यादा याद टफ नहीं है। ठीक है, इजी हो जाएगा। काउंटर क्लेम और सेटअप में क्या डिफरेंस है, इसका टी फॉर्म में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, सेटअप मैंने बताया, सेटअप जो होता है नॉर्मल जनरली जो है सेटअप होता है और लोअर अमाउंट में होता है। प्लेंटिफ ने बोला कि मैं 10,000 मांगता हूँ, उससे सामने वाला पर्सन से डिफेंडेंट से, डिफेंडेंट बोलता है कि मैं भी इससे 7,000 मांगता हूँ, तो नेट अमाउंट हो मैं 3,000 रुपये का दूंगा, तो इसे इसे बोलेंगे सेटअप। ठीक है, असर्टेन अमाउंट का होता है, असर्टेन मनी होती है, पहले से जो अमाउंट होता है वो कैलकुलेटेड होता है। बट काउंटर क्लेम क्या होता है, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट क्लेम होता है। मैं अगर केस फाइल कर रहा हूँ 10,000 रुपये का, तो वो पर्सन उसी केस में बोल सकता है कि वो अनदर कुछ फैक्ट लाके या फिर अपना क्लेम बोल सकते हैं कि मेरे को इससे पैसा भी लेना है, इससे कुछ इंजेक्शन भी करवाना है, इससे कुछ डॉक्यूमेंट भी साइन करवाने हैं, इससे कुछ डिक्लेरेशन भी लेना है, इससे कुछ मेरे को गिफ्ट भी लेना है, तो इस तरीके से इसे कहते हैं काउंटर क्लेम। ठीक है, सेपरेट और इंडिपेंडेंट क्लेम, काउंटर क्लेम फिर अच्छे से देख लेते हैं। Counterclaim is a claim made by the defendant against the plaintiff, not limited to the money recovery। सिर्फ मनी रिकवरी से लिमिटेड नहीं होता, काउंटर क्लेम में बहुत सारी चीज इंक्लूड होती है। ठीक है, आप रिटर्न स्टेटमेंट में सारी चीज बताते हो। ठीक है, ब्रॉडर देन द सेटअप से भी बहुत ज्यादा ब्रॉडर है, मनी इंजेक्शन डिक्लेरेशन और एनी रिलीफ बिफोर और आफ्टर द फाइलिंग ऑफ सूट आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, सेट ऑफ के लिए आपको कोर्ट फीस की रिक्वायर्ड नहीं है, बट आप अगर काउंटर क्लेम कर रहे हो तो आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, साथ में आपको कोर्ट फीस भी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में आपको सेपरेट डिग्री मिलेगी, सेपरेट जजमेंट मिलेगी। रेजुडी कार्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिग्री क्या होता है, डिग्री मतलब होता है कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं ना कि कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है इस केस में, उसी के बोलते हैं कोर्ट की डिग्री। कोर्ट की डिग्री मतलब एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है
ऑफ द जजमेंट भी बोल सकते हैं आप, कोर्ट का जजमेंट होता है एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट, कोर्ट ने जो एडजुडिकेट किया, जो केस को समझा और उसको रिजॉल्व करके दिया, उसी को बोलते हैं एडजुडिकेशन ऑफ द कोर्ट। It must be of the competent court, and adjudication must determine the right of the party को determine करेगा, and must be civil suit केस और conclusive होना चाहिए, ठीक है ना। कोई प्रिलिमिनरी भी हो सकता है, फाइनल डिग्री भी हो सकता है। प्रिलिमिनरी मतलब होता है जैसे आज केस केस स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट हियरिंग, ठीक है, तो नेक्स्ट हियरिंग पे कोई ऑर्डर आएगा, फिर उससे नेक्स्ट हियरिंग, उस नेक्स्ट हियरिंग में भी ऑर्डर आएगा, जैसे जैसे हियरिंग होती रहेगी वैसे वैसे ऑर्डर आता रहेगा, तो इसी कहते हैं प्रिलिमिनरी डिग्री। हर ऑर्डर केस पे जो ऑर्डर आता है उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी, फिर बोल सकते हैं टेम्पररी ऑर्डर। ये होता है फाइनल ऑर्डर, जो केस फाइनल होता है, एंड हो जाता है, कॉन्क्लूसिव जिसको बोलते हैं, जहाँ पे जो पार्टी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज हैं उसको डिसाइड कर लिया जाता है, जो भी क्लेम है उसको डिसाइड कर लिया जाता है, पार्टी को क्लेम मिल जाता है, जो भी कंपनसेशन है वो मिल जाता है, उसे कहते हैं फाइनल डिग्री, ठीक है। प्रिलिमिनरी डिग्री जो है कंप्लीट नहीं होता, और डिसाइड द राइट ऑफ द पार्टी बट फर्दर प्रोसीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू सेटल द मैटर। फाइनल डिग्री को जो होता है डिस्पोज ऑफ कर देता है सूट को, और कोई फर्दर प्रोसीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पार्टली और पार्टली फाइनल, पार्टली प्रिलिमिनरी भी हो सकता है। हाँ, प्रोसीजर मैं बता देता हूँ, कुछ क्वेश्चन 21 में बोलता है कि अगर आपको सपोज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करना है, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपको केस फाइल करना है बिफोर द कोर्ट, तो उसका क्या प्रोसेस है? सेक्शन 80 ऑफ द सीपीसी बताता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर आपको केस फाइल करना है, तो पहले आपको 2 महीने का नोटिस, 2 मंथ, हाँ, 2 मंथ 60 डेज़ का आपको नोटिस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं आपके अगेंस्ट केस फाइल करना चाहता हूँ, मेरी ये समस्या है, और ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स हैं, और अपने अपना जो फैक्ट है वो पूरी तरीके से आप गवर्नमेंट के सामने आप पेश करोगे। जनरली क्या होता है कि आपके जो एरिया का जो मजिस्ट्रेट होता है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जिसको आईएएस ऑफिसर बोलते हैं, जनरली आपको उसको जाके इन्फॉर्म करना होता है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कई बार देखा है, ठीक है, कि आपको जो आपके एरिया का जो आईएएस ऑफिसर होगा, जो आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो डीएम होगा, कलेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है, उसको जाके इन्फॉर्म करना होता है, बताना होता है कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस फाइल करने वाला हूँ, ठीक है। तो सेक्शन 80 बात करता है सीपीसी कि गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर आप केस फाइल करना चाहते हो, तो आपको पहले उनको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर 60 डेज़ में आप उससे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे ही 60 डेज़ कंप्लीट होता है, उसके बाद ही आप कोर्ट में जाओगे। 60 डेज़ जो टाइम पीरियड होता है, उस पर्सन की जो भी प्रॉब्लम है, उसकी रिज़ॉल्व करने का होता है। अगर गवर्नमेंट ने रिज़ॉल्व कर दिया, तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, क्यों जाओगे फिर? बिफोर द फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर, द पर्सन मस्ट सर्व अ लीगल नोटिस ऑफ 2 मंथ इन राइटिंग, दिस इज मैंडेटरी। अगर आपने लीगल नोटिस नहीं दिया, लीगल नोटिस देने नहीं देने के नहीं दिया, उसके बिना बिना लीगल नोटिस दिया आपने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया, उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे मैटर हैं जहाँ पे आपको लीगल नोटिस आप नहीं भी दोगे, उसके बाद केस फाइल करोगे, तो उसको वैलिड माना जाएगा, उसको नलीफाई नहीं किया जाएगा। कुछ इमरजेंसी की केसेस हो सकते हैं, बिल्कुल। रिटर्न नोटिस आपको डिलीवर करना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और उसमें लिखा रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन एड्रेस के बारे में, आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या रिलीफ रेमेडी मांगते हो। 2 महीने वेट करो, 2 महीने में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं होता है, तो आप केस फाइल करो, ठीक है। वो चीज़ लिखी हुई है कि आफ्टर द वेटिंग 2 मंथ, इफ गवर्नमेंट डज नॉट रिजॉल्व द डिस्प्यूट, द पर्सन कैन फाइल सूट। हाँ, कोई अर्जेंट रिलीफ है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट केस है, तो वहाँ पे आप 2 महीने का वेट नहीं कर सकते ना, 2 महीने तक गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, विदाउट सर्विंग द नोटिस बिफोर द गवर्नमेंट टू द गवर्नमेंट, आप क्या कर सकते हो, कोर्ट फाइल कर सकते हो, बिल्कुल। एक्सप्लेन द फुली अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट। अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट हमने देख लिया कि जजमेंट और फाइनल जजमेंट आने से पहले अटैचमेंट को, उसकी प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, बैंक या फिर सैलरी को अटैचमेंट का ऑर्डर दे रहा कोर्ट। प्लेंटिफ कोर्ट के सामने बता रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी को जब्त करना, अटैच करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अटैच नहीं करोगे, तो ये डिस्पोज ऑफ करके प्रॉपर्टी को बेच के भाग जाएगा, ठीक है। तो अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट हम देख चुके हैं। अरेस्ट देख लेते हैं। अरेस्ट मतलब होता है कि पर्सन को एब्सकॉन्ड करने से, ठीक है, ताकि पर्सन भाग ना जाए और जुरिडिक्शन छोड़ के चला ना जाए, उसको हम पकड़ लें, अरेस्ट कर लें। कंडीशन देख लेते हैं एक बार अरेस्ट की। टू अरेस्ट अ डिफेंडेंट बिफोर द जजमेंट, जजमेंट फाइनल जजमेंट आने से पहले, अगर उसको, हमको लगता है कि सामने वाला पर्सन जैसे ही उसको पता चले कि हमने उसके अगेंस्ट केस फाइल किया है, किसी पर्सन के अगेंस्ट हमने केस फाइल किया है, तो वो पर्सन इंडिया छोड़ के भाग जाएगा, या फिर अपने आप को कहीं छुपा लेगा, या फिर वो एग्जीक्यूशन, जो भी आपको उस कोर्ट का ऑर्डर, उसको एग्जीक्यूट करने में डिले करेगा, तो उस केस में जो कोर्ट है वो अरेस्ट का ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। Defendant is trying to leave the country or the jurisdiction. Defendant is doing so to defeat or delay the execution.
एंड द कोर्ट कैन देन इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट वारंट इशू कर सकते हैं, डिफेंडेंट कैन डिटेन अनलेस दे प्रोवाइड द सिक्योरिटी या फिर श्योरिटी प्रोवाइड ना करें। बेसिक अटैचमेंट बिफोर द जजमेंट देख चुके हैं। ग्राउंड ऑफ प्लेंट देख लेते हैं, कब आपका जो प्लेंट है, आपने जो प्लेंटिफ ने जो प्लेंट फाइल किया उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं, कोर्ट रिजेक्ट कर सकते हैं कौन से ग्राउंड से। आपने कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं लिखा है, जो आपकी प्रॉब्लम है, समस्या है, इशू है, आपको लिखना चाहिए था। आपको क्या रिलीफ चाहिए कोर्ट से, जो भी आप रिलीफ मेंशन कर रहे हो वो अंडर वैल्यूड है। आपने रिलीफ मेंशन किया कि मेरे को 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ, बट कोर्ट को लगता है कि आपको जो नुकसान है 1 लाख रुपए का नहीं 5 लाख रुपए का नुकसान है। आप कोर्ट ने आपको बताया कि आप अपना जो प्लेंट है उसको एडिट करो, चेंज करके अमेंड करके भेजो। आपने उसके बाद नहीं, फिर भी नहीं भेजा, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगा, उसको रिजेक्ट कर देगा। इनसफिशिएंट कोर्ट फी आपको पे करना चाहिए था, प्रॉपर आपने प्रॉपर कोर्ट फी पे नहीं की, उस केस में आपका जो क्लाइंट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो सूट है, केस जो है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है, बार्ड बाय द लॉ में टाइम लिमिट मेंशन लिमिटेशन एक्ट में कि इतना टाइम आपको केस फाइल करना, आपने फाइल नहीं किया, आपको हटा दिया जाएगा। बिल्कुल प्लेन जो डुप्लीकेट में फाइल करना होता है, डबल कॉपी में फाइल करना होता है, आपने फाइल नहीं किया। फेलियर टू कंप्लाई विद द रूल 9 बात करता है एड्रेस डिफेंडेंट के बारे में, जो भी पार्टी टू द केस है उसके एड्रेस के बारे में, प्रॉपर वेरिफिकेशन के बारे में, डिटेल के बारे में आपने मेंशन नहीं किया, उस केस में आपको जो प्लेंट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जजमेंट लेटर क्या होता है, एक मिनट बच्चों, डिग्री होल्डर ने लिखा है क्या? हाँ देखो, जब केस ना फाइनल, किसी भी केस का फाइनल जजमेंट आता है तो एक पार्टी विन करती है, एक पार्टी लूज करती है। तो जो पार्टी विन करती है उसे कहते हैं जो पार्टी लूज करती है, जिसके अगेंस्ट ऑर्डर आता है उसे कहते हैं जजमेंट लेटर। हम्म, हाँ डिग्री, जो पार्टी विन करती है उसे कहते हैं डिग्री होल्डर, जो पार्टी लूज करती है, जो केस हारती है उसे कहते हैं जजमेंट लेटर। जजमेंट लेटर मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। पार्टी मिस्टर ए मिस्टर बी की ने केस फाइल किया और मिस्टर ए के अगेंस्ट में ऑर्डर आया था, मिस्टर ए क्या हो गया जजमेंट लेटर, और मिस्टर बी के फेवर में ऑर्डर आया था डिग्री होल्डर, मिस्टर बी को डिग्री होल्डर कहा जाएगा। तो जजमेंट डेटर कौन होता है, ऐसा कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट में कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, डिग्री पास की, फिर ऑर्डर पास किया, एंड हु इज लायबल टू पे मनी एंड डिलीवर, पे द मनी एंड डिलीवर द प्रॉपर्टी एंड कंप्लाई विद एनी डायरेक्शन, उस पर्सन को क्या कहेंगे हम, जजमेंट डेटर कहेंगे। सेक्शन 210 बात करता है जजमेंट डेटर की डेफिनेशन के बारे में। मिस्टर ए ने फाइल किया मनी रिकवरी का केस अगेंस्ट मिस्टर बी, 2 लाख का कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि मिस्टर ए के फेवर में, और मिस्टर बी को बोला कि 2 लाख रुपए दो, तो मिस्टर बी क्या हो गए डिग्री होल्डर, सॉरी मिस्टर बी क्या हो गया जजमेंट डेटर, मिस्टर ए क्या हो गया डिग्री होल्डर। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न साइंड इंस्ट्रूमेंट है या फिर प्रॉमिस है, रिटर्न प्रॉमिस है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सामने वाले पर्सन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट क्या दूंगा, दूंगा, ठीक है। उसी प्रॉमिस साइंड या फिर रिटर्न प्रॉमिस को प्रोमिसरी नोट बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट पर रिटर्न करोगे ना, राइट करोगे तो एक डॉक्यूमेंट पर राइट करोगे, तो उसी डॉक्यूमेंट को हम प्रोमिसरी नोट बोलते हैं, जिसको पी नोट बोलते हैं। सेक्शन 4 ऑफ द एनआई एक्ट 1881, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, 1881 जो है वो बात करता है प्रोमिसरी नोट के बारे में। प्रोमिसरी नोट एक रिटन और साइन प्रॉमिस है मेड बाय द पर्सन टू अनदर वेयर द पर्सन प्रॉमिस टू पे द डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी आइदर ऑन द डिमांड, जब वो मांगेगा, और एट द फिक्स टाइम, जब पहले से जो टाइम फिक्स है। कंडीशन देख लेते हैं, राइटिंग में होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए, प्रॉमिस टू पे साइन बाय द मेकर एंड सर्टेन टाइम होना चाहिए। मैं एक ना कागज पे लिख रहा हूँ कि मैं अपनी प्रॉपर डिटेल मेंशन करूंगा कि, और प्रॉपर अमाउंट मेंशन करूंगा, और जो प्रोविजन नोट होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, कोई वेग नहीं होना चाहिए, टाइम पीरियड प्रॉपर होना चाहिए, किस टाइम पे मेंशन करो, किस पर्सन को मेंशन आप पे करने वाले हो, कितना अमाउंट पे करने वाले हो, और साइन होना चाहिए, जो पे कर जो मेकर मतलब जो प्रोविजन नोट बनाता है, पी नोट बनाता है, वो उसको साइन करेगा। ये कुछ असेंशियल है पी नोट का, जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है पी नोट का, बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर एग्जामिनर को लगा तो पूछ सकता है। एस्टोपल क्या होता है, एस्टोपल मतलब एक लीगल प्रिंसिपल है जहाँ पे अगर कोई पर्सन अपने आप को प्रिटेंड करता है, शो करता है, भले ही गलत शो करता है, और उस गलत शो करने से कोई पर्सन एक्शन लेता है और उस पर्सन का नुकसान हो जाता है। सपोज मैं वॉच लेने गया एक शॉप पे, एग्जांपल से समझता है एस्टॉपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसका प्रोविजन मेंशन है। एग्जाम में क्वेश्चन इसका भी नहीं आता, बट एग्जाम में क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स अगर एग्जामिनर को पूछना था तो वो बिल्कुल पूछ सकता है। एस्टॉपल क्या होता है कि मैं एक वॉच खरीदने के लिए एक दुकान में गया, वहाँ पे वॉच मैं चूज़ कर रहा था, और वॉच मैं चूज़ कर रहा था, उसके बाद मैं वॉच चूज़ कर रहा था, वहाँ पे दुकान पे वॉच खरीदने गया, वहाँ पे मेरा दोस्त भी आया और वो बोला कि और भाई क्या बात है, आपने वॉच की दुकान खोल ली। मैंने कहा हाँ भाई मेरी दुकान है, वॉच की दुकान है, आप बिल्कुल कुछ भी वॉच ले सकते हो, यहाँ से घड़ी ले सकते हो। तो उसने क्या किया, मेरे कहने पे या फिर मेरे प्रिटेंड करने पे, ऐसा शो करने पे, आइदर बाय द वे ऑफ बोल कर, या फिर ऐसा कोई गेस्चर के थ्रू, या फिर कोई एक्शन के थ्रू, या फिर कुछ
बिहेवियर शो करने के थ्रू उसने वो जो वॉच है वो परचेज़ कर लिया और बाद में पता चला वो जो वॉच थी वो खराब थी और उसको कुछ लॉस हो गया, डैमेज हो गया। तो उस लॉस या फिर डैमेज के लिए दुकानदार तो लायबल होगा, साथ में मैं भी लायबल होऊँगा। इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, जहाँ पे लीगल प्रिंसिपल है जो प्रिवेंट करता है अ पर्सन फ्रॉम, एक पर्सन है वो डिनाई नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल सकता बाद में कि यार ये तो दुकान मेरी थी ही नहीं, मैं क्यों लॉस बियर करूँ? नहीं, आपने ऐसा रिप्रेजेंट किया, अपने अपने आप को ऐसा दिखाया वहाँ पे, आइदर बाय द रिटन आइदर बाय द ओरल, आपने अपने आप को ऐसा दिखाया कि आप वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थे, अपने आप को शो किया वहाँ पर। तो आप बाद में उसको डिनाई नहीं कर सकते या फिर लेफ्ट आउट नहीं हो सकते। ठीक है? कोई पर्सन गोइंग बैक नहीं हो सकता उस लायबिलिटी से, और सामने वाले पर्सन का लॉस हो गया, आपको उसको भी आप उसमें कॉन्ट्री करना पड़ेगा। एस्टॉपल इज अ लीगल प्रिंसिपल दैट प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम denying or going back on the previous statement or promise of behavior if another person has relied on it and suffered a loss. You cannot change your stand if someone else has already acted on what you already, आपके कहने पे किसी ने कोई एक्शन ले लिया और उस पर्सन को लॉस हो गया, तो आप अपना आपने जो कहा उससे आप अपने मुंह की जो बात है उससे आप पीछे नहीं हट सकते। सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिफाइन करता है एस्टॉपल के बारे में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन है। कैविट क्या होता है? कैविट अंडर द सीपीसी, कैविट ये एक फॉर्मल नोटिस होता है। आप कोर्ट में नोटिस देते हो कि आपको लगता है कि आपकी अगेंस्ट में कोई पर्सन केस फाइल कर सकता है, और आप उस केस फाइल करने से पहले ही एक एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट सबमिट करते हो कि माय लॉर्ड, कोई पर्सन मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, तो प्लीज़ अगर वो केस फाइल करता है तो विदाउट मेरे सुने, मेरे को बिना सुने या फिर मेरे को राइट टू हर्ड दिए बिना आप कोई भी जजमेंट या फिर ऑर्डर ना दें। ठीक है? तो बिफोर द कोर्ट एक एप्लीकेशन फाइल करता है, एप्लीकेशन है ये रिक्वेस्ट। ठीक है? एक फॉर्मल नोटिस होता है फाइल्ड इन द कोर्ट बाय अ पर्सन जिसको लगता है हु फियर्स दैट समवन एल्स मे फाइल अ केस और अपील अगेंस्ट देम एंड वांट्स टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड बिफोर एनी ऑर्डर इज पास, कोई ऑर्डर पास होने से पहले मेरे को अपॉर्चुनिटी दिया जाए। बिल्कुल सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी 1908 बात करता है कैविएट एप्लीकेशन के बारे में। कैविएट एप्लीकेशन का पर्पस ये होता है कि प्रोटेक्ट करना प्रॉपर्टी इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी, पार्टी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एंड प्रिवेंट द एक्स पार्टी ऑर्डर ना हो। जिसको हो सकता है ना कि एक पार्टी ने केस फाइल किया, दूसरे पार्टी प्रेजेंट ना हो, तो कोर्ट क्या करता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर पास करता है, जो पार्टी प्रेजेंट है उसके फेवर में ऑर्डर पास कर देता है। ऐसा ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कैविट फाइल कर सकता है? कोई भी पर्सन कैविट फाइल कर सकता है एक्सेप्ट अ सूट और एन एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड अगेंस्ट देम और अपील मे बी प्रेफर्ड। ठीक है? टाइम कैविट का जो टाइम पीरियड होता है वो 90 डेज का होता है, मतलब जैसे ही आपने कैविट फाइल किया उसका टाइम पीरियड जो वैलिडिटी ऑफ टाइम पीरियड है कैविट का 190 डेज का, 190 डेज के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। प्रेसेप्ट्स, प्रेसेप्ट्स या प्रिसेप्ट्स जिसको बोलते हैं हम, प्रिसेप्ट्स एक लीगल टाइप ऑफ ऑर्डर होता है जो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को बोलता है कि एक काम करो। कोर्ट कोर्ट ए ने कोर्ट बी को ऑर्डर दिया कि एक काम करो, एक प्रॉपर्टी है जो आपके एरिया में सिचुएटेड है, आपकी ज्यूरिडिक्शन में आती है, हमारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती है, बट हम चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी को सीज करें, बट वो हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती है। तो कोर्ट ए कोर्ट बी को बोलेगा कि आपकी ज्यूरिडिक्शन में जो प्रॉपर्टी आती है, सपोज प्रॉपर्टी एक्स है, उसको आप सीज कर लीजिए। तो ये एक एप्लीकेशन या फिर ऑर्डर देता है किसको? कोर्ट, अनदर कोर्ट को। ठीक, इसी को कहते हैं प्रिसेप्ट्स। Is a legal type of order issued by the court has a passed a decree or directing the another court to attach the property of the judgment debtor। जजमेंट डेटर मतलब एक पर्सन जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आ गया, उसकी प्रॉपर्टी आपकी जुरिडिक्शन में है। ठीक है? आप उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लीजिए। सेक्शन 46 ऑफ द सीपीसी बताता है जजमेंट डेटर के बारे में। पर्पस क्या है? तो जो भी अटैचमेंट हो वो जल्दी से हो जाए और जजमेंट डेटर की जो प्रॉपर्टी है वो जल्दी से अटैच हो जाए। ठीक है? ताकि जो एग्जीक्यूशन ऑफ द डिग्री है वो प्रॉपर हो जाए। और अटैचमेंट अंडर द प्रिसेप्ट शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर द मोर 2 महीने से ज़्यादा फोर्स में नहीं रहेगा। सूट ऑफ द सिविल नेचर क्या ही बताया। और दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है? हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है अपील रेफरेंस, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में। और अगेन सेशन एंड करने से पहले मैं बिल्कुल बोलूँगा एक बार आप अपना जो आपका जो भी ओपिनियन है कि सेशन में क्या चेंजेस होना चाहिए और कुछ और अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइए। और हाँ, लोगों तक पहुँचाइए सेशन को ताकि और भी बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।